नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष मिश्रा एम ऑनलाइन क्लासेस से आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूं। आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स का कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आया हूं। आज 24 अप्रैल से करंट अफेयर्स के कुछ जुड़े हुए आपको तथ्य बता रहा हूं जो वर्तमान में चल रहे हैं, जो आप लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में कारगर सिद्ध होंगे और सहयोग करेंगे। जिसमें से पहला बिंदु हमारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस माना जाए, कहा जाए तो आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को है। यह अगर कहा जाए तो पहला पंचायती राज दिवस अगर प्रश्न बनता है कि पहला पंचायती राज दिवस किसके कार्यकाल में मनाया गया था, तो उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी से थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे। यह पहला आप लोगों को बता दूं कि यह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पहला पंचायती राष्ट्रीय दिवस 24 अप्रैल 2010 में मनाया गया था। प्रथम यदि आप कहें शुरुआत इसकी कब से हुई, तो भारत में इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2010 से हुई। इसके पश्चात इसी की जुड़ी हुई कड़ी में हम विश्व पुस्तक दिवस या कॉपीराइट दिवस की बात करते हैं, क्योंकि इसी के एक दिन पहले 23 अप्रैल अर्थात कल 23 अप्रैल 2020 को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस था। जिसमें आप लोगों को जानकारी दे दूं कि हमारे विश्व पुस्तक स्तर की पुस्तकों को लोग इस समय पर मनाते हैं, पुस्तक दिवस मनाते हैं, और पुस्तक दिवस पर बहुत से लोग पुस्तकों को भेंट करते हैं एक दूसरे को। यह भी इसमें प्रथा है, बहुत से लोग इसको मनाते हैं इसी तरीके से। अगले बिंदु की ओर आते हैं। ई रक्त कोष क्या है? ई रक्त कोष हम लोगों को रक्त कोष से ही व्यक्त होता है कि यह किसी न किसी चीज के भंडारण की चर्चा हो रही है। तो इसमें भंडारण की जो चर्चा हो रही है वो उसकी यह ई रक्त कोष, यानी कि ऑनलाइन एक ऐसा पोर्टल बनाया गया है भारत सरकार द्वारा। यह एक ऐसा पोर्टल बनाया गया ऑनलाइन जिसमें वर्तमान में सभी रक्त समूह के भंडारण का रियल टाइम स्थिति की निगरानी हेतु यह ऐप बनाया गया है। इसी से जुड़ा हुआ आप लोगों को बता दें तो यह रक्त का भंडारण, यदि यह कहा जाए ई रक्त कोष क्या है, तो ई रक्त कोष रक्त का भंडारण। तो ई रक्त कोष आप लोगों को बता दूं कि यह वर्तमान में रक्त भंडारण की स्थिति ऑनलाइन बताता है कि हमारे रक्त कोष में कितना क्या भंडारण है, इसकी स्थिति बताता है। इसी से जुड़ा हुआ पॉइंट आपको बताता हूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, वर्तमान में कहा जाए तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हमारे कौन हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। इन्होंने यह जानकारी दी है कि ई रक्त कोष, इनकी जानकारी के अनुसार हम लोग ये जानकारी आप लोगों तक उपलब्ध करा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि यह कार्य किया जा रहा है भारत सरकार द्वारा, जो क्योंकि कोविड-19 के चलते यह आवश्यक समझा, इसलिए उन्होंने यह किया है। कोरोना नामक जो महामारी चल रही है, इसी के दौरान यह हमारे भारत सरकार में जो डॉक्टर हर्षवर्धन है वह केंद्रीय मंत्री हैं। इनको स्वास्थ्य मंत्री भी कह सकते हैं, परिवार कल्याण मंत्री। यह भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री यानी परिवार कल्याण मंत्री हैं। इसी के पश्चात अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु हमारा कोविड इंडिया सेवा क्या है? कोविड इंडिया सेवा केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री
जो मैं पूर्व में बता चुका हूं, यही डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे केंद्रीय एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं, इन्होंने एक जानकारी इन्हीं के अनुसार बताया गया है कि महामारी कोविड-19 की महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष संसार। हाँ, तो मैं बता रहा था कहां पर, कोविड इंडिया सेवा जो कि भारत सरकार द्वारा हमारे मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा चलाई जा रही है, उसमें उसका काम क्या है, वो यह एक ऐसा ऐसा उसमें बताया जा रहा है कि संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए जिस परस्पर संवादात्मक प्लेटफॉर्म की शुरुआत की गई है, उस प्लेटफॉर्म का नाम ही परस्पर संवाद प्लेटफॉर्म, इसको हम कह सकते हैं परस्पर प्लेटफॉर्म संवाद, परस्पर संवाद प्लेटफॉर्म या परस्पर प्लेटफॉर्म परस्पर संवाद प्लेटफॉर्म जो कि स्थापित किया गया है, उसका नाम कोविड इंडिया सेवा है। इसके बाद इसके पश्चात अगले बिंदु की ओर चलते हैं, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0। राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप लोग परिचित होंगे कि ई पाठशाला, उमंग ऐप, यह भारत सरकार द्वारा जो चलाए जा रहे हैं, इनका काम जैसे हम लोगों को ऑनलाइन या इंटरनेट के माध्यम से पुस्तकों को पढ़ना या लर्निंग करना का काम है। इसी तरीके से विद्याधन 2.0 का भी इसी प्रकार का काम है। यह एक ई लर्निंग सामग्री है। ई लर्निंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर ई लर्निंग सामग्री आप लोगों को प्राप्त होगी, जिससे कि बच्चे अपने घर में अभी कोविड-19 के चलते, जैसे कहा जा रहा है भारत सरकार द्वारा, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, उसी तरीके से जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और अपने घर में हैं, तो उसी के दौरान आप राष्ट्रीय कार्यक्रम 2.0 का फायदा उठा सकते हैं। इसमें ई लर्निंग सामग्री आपको प्राप्त होगी, आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं, चाहे आपकी किसी भी कक्षा की हो, जिसमें आप स्कूली शिक्षा का कार्य दिया जा रहा है। इसमें डिजिटल शिक्षा भी इसको कह सकते हैं। अगर हमारे प्रतियोगी परीक्षा में आता है कि डिजिटल शिक्षा, कोविड-19 के दौरान डिजिटल शिक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया था, तो उसका नाम राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 है। और भी कहा जाए यह किसके द्वारा चलाया गया, यह किस मंत्री द्वारा चलाया गया, उनका नाम क्या है, वह कौन सा मंत्रालय है, तो यह मंत्रालय, यह आपको बता दूं कि श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा, यह मानव संसाधन मंत्री हैं हमारे भारत सरकार की, यह मानव संसाधन मंत्री हैं हमारे। आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यह हमारे मानव संसाधन भारत सरकार के मंत्री हैं, जो कि रमेश पोखरियाल जी, इन्हीं के द्वारा यह चलाया जा रहा है, शुरुआत की गई। अगले बिंदु की ओर आते हैं, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, यह आप लोगों को जानकारी दे दूं कि यह एक ऐसा माध्यम है, इसके द्वारा किसी भी देश की चतुर्थ स्तंभ अर्थात पत्रकारिता या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है। इन सब के बारे में जानकारी दी जाती है कि इसमें चतुर्थ स्तंभ को किस देश में कितने नंबर की आजादी है, यानी उनको पत्रकारिता करने में किस प्रकार की आजादी प्राप्त है। तो आप पाएंगे कि सबसे प्रथम स्थान पर आपको बता दें कि
नॉर्वे है, जिसमें और हमारे भारत की स्थिति अगर कही जाए तो इस बार 2 पॉइंट घट करके 142वें नंबर पर हमारा भारत इस बार है। 142वें नंबर पर है हमारा भारत, इसमें 142वें नंबर पर है। 2 पॉइंट पिछले वर्ष के मुताबिक इस वर्ष 2 पॉइंट घट गया है, यानी हमारे यहाँ पर मीडिया को स्वतंत्रता 2 पॉइंट और अधिक मिल गई है अन्य देशों के मुकाबले। इसके बाद हम देखते हैं इसी में नॉर्वे लगातार चौथे वर्ष से 4 वर्ष से नॉर्वे प्रथम स्थान पर है। नॉर्वे अगर इसी में हम देखें तो वर्ल्ड प्रेस में नॉर्वे प्रथम स्थान पर है 4 वर्ष से, और जबकि फिनलैंड दूसरे पर, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। यह सूचकांक कहा जाए तो 180 देशों में मीडिया की स्वतंत्रता के स्तर के मापन के बाद 2002 से यह जानकारी यह प्रतिवर्ष जारी कर रहा है। यह जारी करने वाली ग्रुप का क्या नाम है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 को जो मीडिया वॉचडॉग, मेरे पास थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं, तो इसका नाम मीडिया वॉचडॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर यानी RWB द्वारा जारी किया जाता है। यह वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 या अन्य आगे भी आएंगे तो इसका जो ग्रुप जिसको जारी करता है तो उसका नाम मीडिया वॉच डॉग ग्रुप रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर RWB है। इसके पश्चात हम अगले बिंदु की ओर आते हैं, तिरंगा जिसका पूरा नाम टोटल इंडिया रिमोट एनालिसिस निलोग्या अभियान है। यह अभियान हमारे भारत में किस तरीके से क्या कार्य कर रहा है? यह जो अभियान है वह एक नामक वाहन है जो राज्य केरल द्वारा पथानामथिट्टा जिले ने कोविड-19 के लक्षणों की तेज जांच हेतु जारी किया है। यह वाहन घर घर जाकर के इसमें वाहन थर्मल स्कैनिंग, 2 तरफा माइक्रोफोन प्रणाली और एक मोबाइल कैमरे के साथ एक औरक्त थर्मामीटर सुसज्जित है। यह वाहन को कोविड-19 के लक्षणों को एक तेजी से चेक करता है। इसका काम कोविड-19 के लक्षणों को चेक करना है। तिरंगा का कार्य है कोविड-19 के, यह एक वाहन है जो कोविड-19 के लक्षणों को चेक करता है। यह केरल राज्य सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। यह एक जिले में, जो केरल का एक जिला है, पथानामथिट्टा जिले में इसके लिए कार्य किया जा रहा है। इसके पश्चात में आगे अन्य बिंदुओं के लिए आता हूं। करंट अफेयर्स को लेकर के आप लोगों को करंट अफेयर्स के अन्य बिंदु दिखाता हूं। गृह मंत्रालय ने समुद्री व्यक्तियों के लिए एक सॉप नामक एक कार्यक्रम चलाया है। इस कार्यक्रम के तहत जितने भी नाविक होंगे, जो भी व्यक्ति नाविक होंगे, उनका कोविड-19 का परीक्षण से उनको गुजरना होगा। जितने भी नाविक होंगे उन नाविकों को कोविड-19 के परीक्षण से गुजरना होगा। यह गृह मंत्रालय ने समुद्री व्यक्तियों के लिए एक घोषणा की है। ऑपरेटिंग प्रोसीजर ऐसा चालू किया है जिससे उनको इस परीक्षण से गुजरना होगा। पोर्ट स्टेट हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा क्वारंटाइन की सुविधा में रखा जाएगा उनको। उन परीक्षणों के बाद उन व्यक्तियों को पोर्ट स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज
पोर्ट स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज के द्वारा क्वारंटाइन सुविधा में रखा जाएगा और उनकी परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जब तक उनकी प्राप्त नहीं होगी तब तक वो क्वारंटाइन में भी रहेंगे, जब तक इनकी रिपोर्ट नहीं आ जाएगी। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर फर्म टीसीएस, जो कि टीसीएस फर्म है, वह किस देश में पूरी तरह डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। यह जो टीसीएस फर्म है, यह एक ऐसे देश में एक देश में पूरी तरह से डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है। वह देश का नाम है इजराइल। इजराइल में यह अपना एक कार्यक्रम लॉन्च करने जा रही है, जिसमें यह पूर्णतः वहां पर डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। अगले बिंदु की ओर आते हैं। संयम ऐप। संयम ऐप में हम देखते हैं, यह संयम ऐप जो है वह स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत पुणे नगर निगम ने घर में क्वारंटाइन नागरिकों को प्रभावी ढंग से ट्रैक करने के लिए लागू किया है। यह संयम ऐप जो है हमारा, यह एक जो बता रहा हूं, पुणे नगर निगम ने इसलिए लॉन्च किया है क्योंकि बहुत से व्यक्तियों को क्वारंटाइन में उनके घर में रखा गया है उनको, और उनकी एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए यह ऐप लागू किया गया है। और इसमें उन लोगों ने यह भी अध्यादेश भी जारी किया है कि जो क्वारंटाइन व्यक्ति हैं उनको मोबाइल में, अपने घर के मोबाइलों में उनको यह ऐप्स डाउनलोड करना होगा, जिसके माध्यम से उनकी एक्टिविटियां पता चलती रहेंगी। यदि वह व्यक्ति समाज में, मार्केट में कहीं भी बाहर जाता है तो शासन के पास ऑटोमेटिकली मैसेज पहुंच जाएगा कि यह व्यक्ति इस दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है या जा रहा है, क्वारंटाइन के नियमों को तोड़ रहा है, तो उस पर जरूरी कार्रवाई या उसको पुनः सूचना या आदेशित किया जाएगा कि आप क्वारंटाइन में हैं, आप जब तक स्वस्थ नहीं होते तब तक ऐसी एक्टिविटियां नहीं कर सकते हैं। तो उस कार्य प्रणाली को बताने के लिए संयम ऐप लागू किया गया है। अगर कहा जाए तो यह किन लोगों को लागू किया गया है, तो क्वारंटाइन नागरिकों को। क्वारंटाइन नागरिकों को लिए यह किया गया। अगर वो कोई कहता है कि यह कहां पर, किस नगर में किया गया है, तो हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह पुणे नगर में किया गया है। नगर निगम के द्वारा यह ऐप, संयम ऐप लागू किया गया है। यह शहर प्रशासन को सूचित कर देता है, क्वारंटाइन वाले नागरिकों की एक्टिविटियों पर नजर रखता है। अगले बिंदु की ओर आते हैं। किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप का जो काम है, यह हमारे आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे कृषि एवं किसान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, जिन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया है। और इसका उपयोग किसान जन घर बैठे, किसान जन यानी किसान लोग जो हैं, किसान भाई हैं, वो अपने घर में बैठ करके इस ऐप के माध्यम से ट्रक, ट्रैक्टर या अन्य किसान वाली वस्तुएं या जो भी उनकी मशीनरी है उसको किराए पर बुला सकता है। उसको किराए पर वो अपने बुला सकता है कि हमें इस चीज की आवश्यकता है, ट्रैक्टर की आवश्यकता है। तो इस ऐप के माध्यम से किसान भाई इस किसानी वाली जो आवश्यक सामग्री है उनको अपने घर में कृषि मशीनरी सामग्री को अपने घर पर बुला सकता है। और हमें पता होना चाहिए कि यह लॉन्च किसने किया है या दिया जाता है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जो कि कृषि एवं किसान मंत्री हैं, उनके द्वारा यह लॉन्च किया गया है। अगले बिंदु की ओर आते हैं। आया एवं सेहत साथी ऐप।
इस बिंदु के पहले आने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि आपके यूपी पुलिस एवं लेखपाल की भर्तियां आने ही वाली हैं। आप हम लोगों के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसको पहुंचाइए जिससे कि वो लोग इसका लाभ ले सकें और हमारी भी ऊर्जा में उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें, कि जिससे कि हम आपके बीच में बहुत ही प्रेम स्नेह के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित हों और एम ऑनलाइन क्लासेस इसी तरीके से आपके प्रति मदद करता रहे। चलिए अगले बिंदु की तरफ आते हैं। अगला बिंदु हमारा आया एवं सेहत साथी ऐप है। आया एवं सेहत साथी ऐप राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर आता है कि आया एवं सेहत साथी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह आया सेहत साथी ऐप जो है वह राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऑनलाइन परामर्श एवं दवाओं को होम डिलीवरी प्रदान करता है। यह ऑनलाइन परामर्श एवं दवाओं की होम डिलीवरी करता है। यह ऐप जो है यह राज्य सरकार राजस्थान की द्वारा लॉन्च किया गया है। इस में इन लोगों ने यह ऐप इसलिए लागू किया है कि आप लोग ऑनलाइन परामर्श ले सकते हैं, दवाओं की होम डिलीवरी भी होगी। इसके थ्रू आप लोग अपनी ऑनलाइन सलाह लेंगे डॉक्टरों से और वो आप लोगों को जानकारी देंगे। इसके पश्चात अगले बिंदु की ओर आते हैं। पेटीएम ने डीबीटी लॉन्च की है। पेटीएम जो हमारी एक संस्था है जिसने पेटीएम ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का लाभ उठाने का विकल्प लागू कर दिया है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जिसका पूरा नाम है लॉन्च कर दिया है, जो भारत सरकार की एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा भुगतान, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की योजना है। इसमें आपको बता दूं, शॉर्ट रूप से बता दूं कि इसमें एलपीजी की भारत सरकार द्वारा एलपीजी में सब्सिडी जो मिलती है वह मनरेगा के मजदूरों के भुगतान, वृद्धा पेंशन, छात्रवृत्ति और विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की सब्सिडी सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगी। सब्सिडी सीधे उनके बैंक अकाउंट में आएगी। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु है एन कामा कोडी। आपको जानकारी दे दूं कि एन कामा कोडी कौन है। एन कामा कोडी सिटी यूनियन बैंक के एमडी, सिटी यूनियन बैंक के एमडी, सिटी यूनियन बैंक के एमडी कामाकोडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त हुए हैं। एन कामाकोडी जी हैं जो सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है इनको। अगले बिंदु की ओर आते हैं। हवाई टेलीकॉम इंडिया ने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी या सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ किसको बनाया है? डेविड ली को
हुवाई टेलीकॉम इंडिया कंपनी ने अपना सीईओ बनाया है। इनके पहले जे चैन की इनने जगह ली है। इसके पहले जे चैन इसके क्या थे, इन्होंने जे चैन की जगह ली है। जे चैन इनके पहले सीईओ थे इस कंपनी के, टेलीकॉम इंडिया कंपनी के। अब इन्होंने यह जगह ली है। डेविड ली इससे पहले हुवाई कंबोडिया के सीईओ के रूप में सेवारत थे। जो डेविड ली हैं वह हुवाई के कंबोडिया के सीईओ थे। इसके पहले यह हुवाई कंबोडिया के सीईओ थे। हुवाई कंबोडिया के सीईओ थे जो डेविड ली थे। अब वर्तमान में वह हुवाई टेलीकॉम इंडिया के सीईओ बन करके आए हैं। आप लोगों के बीच में मैं उपस्थित हूं आशीष मिश्रा। अब आपसे विदा लेना चाहूंगा क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स आज का पूर्ण हो चुका है। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं आपके बीच में, और हमारे चैनल में आप लोग इसी तरह से प्रेम एवं स्नेह बना रखिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि बहुत कम समय में आप हम लोगों को बहुत स्नेह कर दे रहे हैं। इसी तरह से आप हमारी मदद करते रहिए, हम लोगों की ऊर्जा बढ़ाते रहिए। इसी तरीके से हम आप लोगों के बीच में और भी अच्छे से अच्छे वीडियोस एवं अच्छी से अच्छी जानकारियां आप लोगों तक उपलब्ध कराते रहेंगे, जिससे कि आप लोगों के हाथ मजबूत हों और आपके परिवार में एक सरकारी नौकरी उपस्थित हो, जिससे कि आपका परिवार का भरण पोषण अच्छे तरीके से चल सके और अपने परिवार में आप खुशी से जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।